हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ ऐसे राइटिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज़ का पार्ट 2। 45 नंबर तक हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ मैं स्टार्ट करूँगी 46 से। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 46। विच टाइप ऑफ राइटिंग एक्सप्लेन्स थिंग्स। यहाँ पे हम ऐसे राइटिंग की बात कर रहे हैं। तो नरेटिव जो ऐसे हैं वो किसी स्टोरी को बताते हैं। रिफ्लेक्टिव एसेस जो होते हैं वो किसी के विचारों को बताते हैं। लेकिन पर्सन, प्लेस और थिंग की अगर हम बात करें तो वो होते हैं डिस्क्रिप्टिव एसेस, जो कि किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग को डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ आंसर होगा बी। नेक्स्ट है विच काइंड ऑफ ऐसे यूजेस द 5 सेंसेस टच, स्मेल, टेस्ट, साउंड, साइट टू एनहेंस द इमेजरी ऑफ द सेटिंग। डिस्क्रिप्टिव ऐसे, नरेटिव ऐसे, रिफ्लेक्टिव ऐसे। किस प्रकार के ऐसे होते हैं जो कि हमारी जो 5 सेंसेस होती हैं, ठीक है, उनका यूज़ करके इमेजरी को, जो इमेजरी का मीन यहाँ पे क्या है कि जो कुछ भी डिस्क्राइब किया जा रहा है, ठीक है, वो आपको ऐसा फील हो कि आप उसे फील कर पा रहे हो। मान लीजिए कि किसी परफ्यूम की बात हो रही है तो उसको ऐसे डिस्क्राइब किया जाए कि आपको खुद ही लगने लगे कि हाँ, आप उसे स्मेल कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा परफ्यूम है ये। किसी खाने की बात हो रही है तो उसका डिस्क्रिप्शन ऐसा हो कि आपका मन कर जाए खाने का, या फिर आप उस टेस्ट को फील कर पाएँ, ठीक है। तो इस तरीके की जब डिस्क्रिप्शन होती है कि आप खुद से उसको फील करने लगे, जैसे मूवी देखते हैं आप तो इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं यूजेस ऑफ सेंसेस। इस राइटिंग पीस में सेंसेस को ऐसे यूज़ किया गया है कि जो रीडर है वो खुद उसको फील कर सकता है। तो यहाँ बात की जा रही है डिस्क्रिप्टिव ऐसे की। ये जो डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे में मिलेगा। नेक्स्ट है व्हेन यू राइट अनदर राइटर्स वर्ड्स एंड आइडियाज़ इनटू योर ओन वर्ड्स इज कॉल्ड। अगर आप किसी दूसरे राइटर के आइडियाज़ को, उनके वर्ड्स को अपने वर्ड्स में लिख रहे हैं तो उसे आप क्या कहेंगे? समराइजिंग कहेंगे, प्लेगरिज्म कहेंगे, या फिर पैराफ्रेजिंग कहेंगे। जब आप दूसरे के वर्ड्स और आइडियाज़ को अपने वर्ड्स में लिखते हैं तो उसे बोला जाता है पैराफ्रेजिंग। व्हेन यू थिंक दैट द वर्ड्स ऑफ द राइटर्स आर टू डिफ़िकल्ट यू डू। मान लीजिए आप किसी बुक से स्टडी कर रहे हैं, ठीक, और वो जो बुक है वो बहुत ही एडवांस इंग्लिश है, उसमें आपको वो वर्ड्स बहुत कठिन लग रहे हैं, बहुत टफ लग रहे हैं, आपको नोट्स बनाने हैं। मैं बहुत इजी सा एग्जांपल दे रही हूँ। तो आप क्या कहेंगे? आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसको समझने की, लेकिन आप उसको याद नहीं कर सकते, या फिर आप इजी वे में उनको एज अ नोट्स रखना चाहते हैं अपने साथ। मान लीजिए कोई टॉपिक है, उसके बारे में आप पॉइंट्स लिख रहे हैं, तो क्या करते हैं कि अक्सर उनको अपनी लैंग्वेज में हम अपने हिसाब से इजी वर्ड्स का यूज़ करते हुए उनको ट्रांसलेट करके लिख देते हैं। तो ये जो तरीका है ये क्या कहलाएगा? पैराफ्रेज कहलाएगा। जब हम किसी टफ राइटिंग पीस को अपने लैंग्वेज में अपने हिसाब से थोड़ा सा इजी करके उसको लिख लेते हैं तो वो पैराफ्रेजिंग कहलाएगी। नेक्स्ट है हाउ वुड यू प्लान टू लिंक द पैराग्राफ्स टू ईच अदर इन ऐसे राइटिंग। Write a lot of ideas in each paragraph, making sure that each paragraph links to the introduction, stating different key points in each paragraph. आप किस प्रकार से जो पैराग्राफ्स हैं उनको आपस में जोड़ेंगे ऐसे राइटिंग में। तो ऐसे राइटिंग में पैराग्राफ्स को आपस में जोड़ने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है कि आपको मेक श्योर करना है कि हर पैराग्राफ जो है वो इंट्रोडक्शन से लिंक्ड रहे। व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ ट्राइंग टू यूज़ द लिंकिंग वर्ड्स इन ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग में सबसे इफ़ेक्टिव तरीका क्या है वर्ड्स को लिंक करने का? ओवर यूजिंग लिंक्स वर्ड्स दैट आर सिंपल बिटवीन ईच सेंटेंसेस, लर्निंग अ लॉट ऑफ लिंकिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं। जब भी हम राइटिंग करते हैं तो बहुत सारे लिंकिंग वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जैसे हाउएवर हो गया, मोर ओवर, ऑल्सो, इन एडिशन। इस तरीके के जो वर्ड्स हैं ये लिंकिंग वर्ड्स होते हैं। और आप राइटिंग कर रहे हैं तो आपको वर्ड्स, फ्रेजेस, ये सब की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप उनको अच्छे से अपनी राइटिंग में यूज़ कर पाएँ। यहाँ आंसर होगा सी। विच वन ऑफ दीज पॉइंट्स डू यू इंक्लूड इन एन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप इनमें से क्या इंक्लूड करेंगे? फाइनल रिजल्ट, एविडेंस, इंट्रोड्यूस टॉपिक एरिया इन 1 or 2 sentences।
तो देखिए फाइनल रिज़ल्ट तो आप इंट्रोडक्शन में नहीं बता सकते, वो तो आप कंक्लूज़न में लेकर जाएंगे, कंक्लूज़न में बताएंगे। एविडेंस जो होते हैं वो हम इंट्रोडक्शन में कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल आप न्यूट्रिशियस फूड के ऊपर ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप जब मेन कंटेंट लिखेंगे आफ्टर द इंट्रोडक्शन, तो आप कैसे समझाएंगे रीडर्स को कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी आप लिख रहे हैं वो सही है। तो उसमें हम क्या करते हैं, अपनी बात को प्रूव करने के लिए कुछ एविडेंस यूज़ करते हैं। जैसे मैं अगर ये लिखूं कि जो न्यूट्रिशियस फूड है, मतलब जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन मैं इसे प्रूव कैसे करूँगी? तो इसके लिए मुझे कुछ एविडेंस भी साथ में लिखने होंगे। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक रिसर्च हुआ है 2023 में, जिसके अनुसार उनका मानना है कि अगर कोई पर्सन अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा लेता है तो वो इन बीमारियों से बचा रहता है। तो इस तरीके से हम एविडेंस का यूज़ करते हैं इन ऐसे राइटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एविडेंस भी यूज़ नहीं होंगे, मैंने आपको इसलिए समझाया है ताकि आपको हर टर्म अच्छे से समझ में आ जाए कि ऐसे राइटिंग में एविडेंस का क्या रोल है। यहाँ आपका आंसर होगा इंट्रोड्यूस टॉपिक एरिया इन 1 और 2 सेंटेंस, क्योंकि आप इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे कि जो भी टॉपिक है उसको 1 या 2 सेंटेंस में आप इंट्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट डज अ कंक्लूजन इंक्लूड। कंक्लूजन में क्या इंक्लूड रहेगा? डिस्क्राइबिंग अ टॉपिक। डिस्क्राइबिंग अ टॉपिक तो आपका मेन उसमें आ जाएगा पैराग्राफ में। सिंथेसाइजिंग योर मेजर पॉइंट्स। कोटेशंस। कोटेशंस भी नहीं होंगी। आपको क्या करना है, सिंथेसाइजिंग योर मेजर पॉइंट्स, आपके जो मेजर पॉइंट्स हैं उनका एक निचोड़ लिखना है कंक्लूजन में, ठीक है, उनको समराइज करते हुए। तो आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट है व्हाट डू यू नीड टू इंक्लूड इन अ कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या इंक्लूड करने की ज़रूरत है? न्यू आइडियाज़, न्यू डिटेल्स, और रीस्टेटिंग द थीसिस स्टेटमेंट। यहाँ आपका आंसर होगा रीस्टेटिंग द थीसिस स्टेटमेंट। जो आपका थीसिस स्टेटमेंट है, मतलब जो कि पूरे टॉपिक को डिस्क्राइब कर रहा है, समराइज करके बता रहा है इन द बिगिनिंग, उसी को आपको कंक्लूजन में लिखना है। साथ ही आपको जो भी कुछ सजेशंस वगैरह देने हैं, रिकमेंडेशन, जो कुछ भी लिखना है उसके साथ में एज अ सोल्यूशन वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा रीस्टेटिंग द थीसिस सेंटेंस, सी। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ ऐसे इज ऑलमोस्ट रिलेटेड टू द आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। किस प्रकार का ऐसे आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे से बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है? डिस्क्रिप्टिव ऐसे, एक्सपोजिटरी ऐसे और नरेटिव ऐसे। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका एक्सपोजिटरी ऐसे। जो एक्सपोजिटरी ऐसे है वो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे से बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है, क्योंकि दोनों ही टाइप के जो ऐसे हैं ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये इन डेप्थ और बैलेंस्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में। क्योंकि एक्सपोजिटरी वो डायरेक्टली किसी कोई भी सब्जेक्ट है उसको इन डेप्थ डिस्क्राइब करता है, वो आर्ग्यूमेंटेटिव है उसमें क्या होगा, उसमें भी इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन होगा पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, लेकिन इसमें जो उसके प्रोस कॉन्स दोनों ही रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे आर्ग्यूमेंटेटिव से जो सबसे करीब जो सिमिलर टाइप है वो है एक्सपोजिटरी ऐसे। व्हाट इज़ नॉट एन इसेंशियल पार्ट इन ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग में क्या एक इसेंशियल पार्ट नहीं है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन तो एक इसेंशियल पार्ट है ऐसे राइटिंग का। बॉडी ऑफ द राइट अप, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सिग्नेचर। सिग्नेचर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे में सिग्नेचर नहीं किए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा सी। हाउ मैनी पैराग्राफ शुड एन आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे हैव। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में कम से कम कितने पैराग्राफ्स होने चाहिए? तो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में कम से कम 5 पैराग्राफ्स होने चाहिए, ठीक, जिसमें कि फर्स्ट पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, लास्ट जो 5th पैराग्राफ है आपका कंक्लूजन हो जाएगा, और 3 पैराग्राफ्स और होने चाहिए आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में एज अ मेन राइट अप ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट है व्हाट सपोर्ट्स राइटर्स क्लेम्स इन ऐसे। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, रीजनिंग। तो यहाँ आंसर होगा रीजनिंग। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स राइटर्स रीजनिंग इन ऐसे। वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो राइटर की रीजनिंग को ऐसे में सपोर्ट करती है? टॉपिक, क्लेम, एविडेंस। देखिए एविडेंस क्या होते हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मतलब एग्जांपल्स देते हैं आप अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए, ठीक है। उसमें वो भी आप फैक्ट्स वाले एग्जांपल देंगे कि ये रिसर्च हुई, ये सर्वे हुआ, या फिर
उस पर्सन ने ऐसा कहा, मतलब कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन होना चाहिए उसके अनुसार। तो ये इस तरीके के एविडेंस दिए जाते हैं राइटर की रीजनिंग को प्रूव करने के लिए इन द ऐसे। तो यहाँ आंसर होगा एविडेंस। द मेन कंटेंट ऑफ एन ऐसे इज़, ऐसे का जो मेन कंटेंट होता है वो क्या होता है? इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी या फिर कंक्लूजन। तो जो मेन कंटेंट है वो होगा आपका बॉडी में, बॉडी इज आंसर। ऐसे मे हैव ऑर्डरली मैनर, द टर्म इज नोन एज। ऐसे में जो है, जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो भी पॉइंट्स हैं वो ऑर्डरली मैनर में होने चाहिए, और इस टर्म को हम क्या बोलेंगे? ब्रेविटी बोलेंगे, स्टाइल बोलेंगे या ऑर्डर बोलेंगे? तो यहाँ आएगा आपका ऑर्डर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऐसे मे नॉट हैव वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स अबाउट लेंथ ऑफ पैराग्राफ, दिस टर्म इज कॉल्ड। ऐसे में ये स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि पैराग्राफ जो है वो बहुत लंबे लंबे होने चाहिए, आप थोड़े कम पैराग्राफ में, छोटे पैराग्राफ में भी अपनी बात को समराइज़ करके लिख सकते हैं। तो ये जो रूल है इसे हम क्या बोलते हैं? जो टर्म आएगा इसके लिए वो क्या रहेगा? यूनिटी, ब्रेविटी और स्टाइल। तो ये जो टर्म है इसे हम बोलते हैं ब्रेविटी। बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ ऐसे ट्राइज टू परस्यू द रीडर टू थिंक समथिंग इन अ न्यू वे और टू टेक अ सर्टेन एक्शन। ऐसे का कौन सा प्रकार है जो कि रीडर्स को क्या करता है? कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो कुछ अलग दिशा में जाकर सोचें और एक्शन लें। जो भी एक्शन वो उस टॉपिक के बारे में ले सकते हैं। मान लीजिए पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन रोकने के लिए हम अपने लेवल से क्या कर सकते हैं वो हम करें, स्टार्ट करें। वाटर का जो मिसयूज़ हो रहा है, जो वाटर क्राइसिस है हमारी कंट्री में, उसको रोकने के लिए हम अपने हैंड से क्या कर सकते हैं वो करें। तो ये कौन सा ऐसे है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है? रिफ्लेक्टिव ऐसे है, आर्ग्यूमेंटेटिव है या डिस्क्रिप्टिव है? तो यहाँ आपका आंसर होगा आर्ग्यूमेंटेटिव। ठीक है, उसके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ बताया जाता है और रीडर को कन्विंस किया जाता है कि वो अपने हैंड से भी कुछ एक्शन ले। डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे एड डिटेल टू दी राइटिंग। ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, फॉल्स है या कुछ भी नहीं? डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे ऐड डिटेल्स। डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो डिटेल ऐड करते हैं राइटिंग में। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, आंसर होगा ए। द टर्म ऐसे हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज। ये जो टर्म है ऐसे, ये कौन सी लैंग्वेज से आया है? टर्म आया है फ्रेंच लैंग्वेज से। फ्रेंच में एक वर्ड होता है एसेयर, ठीक है, ESSAYER, ठीक है। इसका मीन होता है टू अटेम्प्ट, और एक और वर्ड होता है ESSAI, ठीक है, इसका मीन होता है टू ट्राई। तो ये दोनों इसकी ओरिजिन है, एसेयर या फिर ऐसे। तो अगर आपके एग्ज़ाम में मान लीजिए ये भी आ जाए, वैसे ये लिटरेचर का क्वेश्चन है बट फिर भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है क्योंकि ऐसे के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ऐसे जो है ये किस लैंग्वेज के वर्ड से लिया गया है। तो ESSAI ऐसा, इसका मीन होता है टू ट्राई, एंड ESSAYER एसेयर, इसका मीन होता है टू अटेम्प्ट। ये दोनों ही वर्ड्स से लिया गया है इसको, ठीक है। फ्रेंच लैंग्वेज में इनका मीन है और इनसे बना है ऐसे। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ ऐसे? फादर ऑफ ऐसे कहा जाता है मोंटेग को। मोंटेग जो है ये एक फ्रेंच राइटर है, इन्हें फादर ऑफ ऐसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड ऐसे? ऐसे का मीनिंग क्या होता है? टू ट्राई, टू अटेम्प्ट और बोथ। तो यहाँ पे इसका मीनिंग दोनों ही है, टू ट्राई भी है, टू अटेम्प्ट भी है, तो आंसर होगा बोथ। हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे? फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे किसे कहा जाता है? चार्ल्स लैम्ब, फ्रांसिस बेकन और जॉनसन। तो फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता है फ्रांसिस बेकन को। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इससे पहले मैंने डिस्कस किया था हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ ऐसे, मतलब ऐसे के फादर किन्हें कहा जाता है? वो है मोंटेग जो कि एक फ्रेंच राइटर है। उसके बाद इंग्लैंड में इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे को सबसे ज़्यादा पॉपुलर किसने बनाया? वो बनाया फ्रांसिस बेकन ने, तो इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे। नेक्स्ट है,
थीसिस स्टेटमेंट इन एन ऐसे इज़ रिटन इन। थीसिस स्टेटमेंट जो होता है ये ऐसे में कहाँ लिखा जाता है? इंट्रोडक्शन में लिखा जाता है, बॉडी में लिखा जाता है, या फिर कंक्लूजन में लिखा जाता है? तो देखिए थीसिस स्टेटमेंट जो है वो ये डिस्क्राइब करता है कि आगे हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, तो ये लिखा जाएगा इंट्रोडक्शन में। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज रिप्रेजेंट्स द होल ऐसे? सपोर्टिव सेंटेंस, सपोर्टिव एविडेंस, थीसिस स्टेटमेंट। इनमें से क्या रिप्रेजेंट करता है ऐसे को, मतलब जो टॉपिक है उसे क्या रिप्रेजेंट करता है? तो यहाँ आपका आंसर होगा थीसिस स्टेटमेंट, क्योंकि थीसिस स्टेटमेंट से ही हमें ये पता चलता है कि ये ऐसे किस चीज़ को डिस्क्राइब करने वाला है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है व्हाट आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ एन ऐसे? ऐसे के 3 मेन पार्ट्स कौन से हैं? इंट्रोडक्शन है, बॉडी है एंड कंक्लूजन है। तो देखिए ये तीनों ही जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट मेन पार्ट्स हैं ऐसे राइटिंग के। इंट्रोडक्शन भी ज़रूरी है, देन बॉडी भी ज़रूरी है, उसके बाद कंक्लूजन भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑल। विच ऑफ दीज फ्रेजेस वुड बी गुड टू यूज़ टू साइट एविडेंस? इनमें से कौन से फ्रेजेस ठीक हैं जब हम एविडेंस के बारे में लिखेंगे ऐसे में, तो हमें इनमें से किस फ्रेज़ का यूज़ करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, मान लीजिए हम किसी टेक्स्ट को का रेफरेंस देने वाले हैं यहाँ पे कि उस टेक्स्ट के अनुसार ऐसा कहा गया है, या फिर हम किसी सर्वे का रेफरेंस देने वाले हैं कि उस सर्वे के अनुसार ऐसा कहा गया है। तो इनमें से क्या ठीक है? तो देखिए दोनों ही ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे बोथ। आंसर होगा सी। वॉट 2 पैराग्राफ्स इन योर ऐसे शुड लुक सिमिलर? कौन से 2 पैराग्राफ्स आपके ऐसे में थोड़े सिमिलर दिखने चाहिए या होने चाहिए? बॉडी एंड कंक्लूजन, बॉडी एंड इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, क्योंकि अब एक जैसे कैसे होने चाहिए? क्योंकि इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, उस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, और कंक्लूजन में क्या कर रहे हैं, हम उस सब्जेक्ट को अपना कंक्लूसिव स्टेटमेंट के साथ क्लोज कर रहे हैं ऐसे को। तो ये थोड़े थोड़े सिमिलर हो जाते हैं। नेक्स्ट, आर्गुमेंटेटिव ऐसे कैन समटाइम्स चैलेंज द रीडर टू डू समथिंग अबाउट द इश्यू, दिस चैलेंज इज़ कॉल्ड अ। देखिए आर्गुमेंटेटिव ऐसे जो है समटाइम्स रीडर को क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं कि वो उस कॉज के लिए या उस इश्यू के लिए कुछ एक्शन ले, और ये इस तरीके का जो चैलेंज होता है वो क्या कहलाता है? प्लेया, प्रपोजल और कॉल टू एक्शन। तो ये जो एक्शन है ये कहलाता है कॉल टू एक्शन, सी। नेक्स्ट है इन विच पार्ट ऑफ आर्गुमेंटेटिव ऐसे विल यू इंक्लूड योर एविडेंस? आप आर्गुमेंटेटिव ऐसे के किस पार्ट में एविडेंस इंक्लूड करेंगे? इंट्रोडक्शन में करेंगे, बॉडी में करेंगे, या फिर कंक्लूजन में करेंगे? तो एविडेंस का जो यूज़ किया जाता है वो बॉडी में किया जाता है। आंसर इज बी। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ कोटेशन इन एन ऐसे? एक किसी भी ऐसे में कोटेशन का क्या पर्पस होता है? टू एक्सप्लेन अ कॉम्प्लिकेटेड इश्यू, टू ले आउट अ डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव, टू प्रेजेंट अनदर्स व्यू पॉइंट। तो देखिए कोटेशन हमेशा किसी दूसरे पर्सन का व्यू पॉइंट प्रेजेंट करने के लिए लिखी जाती है। ठीक है, कि मान लीजिए किसी पर्सन ने ऐसा, गांधी जी ने ऐसे कहा है ना, नेहरू जी ने ऐसे कहा है, विवेकानंद जी ने ऐसे कहा है, हम कोई लिख रहे हैं ऐसे, और उनका कोई स्टेटमेंट हमारे करंट टॉपिक से रिलेट करता है, तो उनको वर्ड्स को एज अ कोटेशन आप लिख सकते हैं। तो किसी दूसरे पर्सन का व्यू पॉइंट जो है प्रेजेंट करने के लिए कोटेशन ऐड की जाती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ कॉन्टेक्स्ट? कॉन्टेक्स्ट क्या है? द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, अ हुक दैट ग्रैब्स द रीडर्स अटेंशन, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट द ऐसे टॉपिक। तो कॉन्टेक्स्ट होता है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट द ऐसे टॉपिक। योर आंसर इज सी। व्हाट आर द 5 स्टेप्स ऑफ राइटिंग? तो देखिए यहाँ पे राइटिंग के जो 5 स्टेप्स हैं वो हैं आपके प्री राइट, जो भी आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, ठीक है, और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, फिर उनको लिखते हैं, तो उसे बोलेंगे प्री राइट।
फिर आप उनका ड्राफ्ट बनाते हैं। ठीक है, आपने पहले तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, फिर आपने उनको रफली एक सीक्वेंस में लिखा, वो हो गया आपका ड्राफ्ट। ड्राफ्ट बनने के बाद आपने उसको रिवाइज़ किया कि कहीं से कोई सेंटेंस तो नहीं हटाना, या कोई इन्फॉर्मेशन ऐड तो नहीं करनी, कोई वर्ड चेंज तो नहीं करना, या आपका रिवाइज़ हो जाएगा। जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा देन आप एडिटिंग करेंगे। एडिटिंग में क्या करेंगे, आप फिर पंचुएशन देखेंगे, कॉमा तो नहीं छूट गया, फुल स्टॉप तो नहीं छूट गया, या फिर कहीं पे जो स्पेलिंग है उसमें कैपिटल को नहीं करना है, तो या फिर स्पेलिंग एरर तो नहीं है, ये सब आप एडिटिंग में देखते हैं। उसके बाद फिर वो ऐसे जो है वो पब्लिश होता है। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं किसी भी टॉपिक पर लिखने के। और ये ऐसे नहीं, किसी भी दूसरी राइटिंग के लिए भी हम कह सकते हैं। मान लीजिए स्टोरी लिख रहा है, कोई नोवेल लिख रहा है, तो उनका भी यही तरीका होता है लगभग। ये 5 स्टेप्स हैं जो कि आपको राइटिंग में फॉलो करने हैं। आपका ऑप्शन होगा सी। फैक्ट्स एंड फिगर्स, स्टैटिक्स, एग्जाम्पल्स एंड रेफरेंसेस आर गिवन इन। ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे फैक्ट्स आप दे रहे हैं किसी चीज़ का, फिगर दे रहे हैं कि सर्वे में ऐसा हुआ कि इंडिया में जो पुअर पीपल हैं वो इतने परसेंट हैं, जो रिच हैं वो इतने परसेंट है, या लिटरेसी के ऊपर सर्वे हो रहा है कि फ़ीमेल जो हैं वो इतने परसेंट लिटरेट हैं, मेल जो है वो इतने परसेंट है। तो ये जो फिगर्स आप देते हैं, स्टैट्स देते हैं, एग्जांपल्स देते हैं, रेफरेंसेस देते हैं, ये आप किस में देंगे, इंट्रोडक्शन में देंगे, बॉडी में देंगे, या कंक्लूजन में देंगे। तो यहाँ आपका आंसर होगा बॉडी। ये तो ये जो सारा मेन कंटेंट है आप बॉडी में लिखेंगे। नेक्स्ट है अ ट्रांजिशन इन अ वर्ड और फ्रेज दैट लिंक्स आइडियाज टुगेदर, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन कोई भी एक ऐसा वर्ड या फ्रेज़ होता है जो कि लिंक करता है कुछ आइडियाज़ को आपस में। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको दिया गया इन अदर वर्ड्स, इन एडिशन टू और बोथ। ये दोनों ही जो वर्ड्स हैं ये ट्रांजिशन वर्ड या फिर ट्रांजिशन फ्रेज़ कहे जाएंगे, और इन दोनों का ही यूज़ आप अपने ऐसे में कर सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ऐसे एक्सप्लेन्स अ हिस्टोरिकल इवेंट और अ बायोग्राफी। किस प्रकार का ऐसे है जो कि किसी हिस्टोरिकल इवेंट या बायोग्राफी को एक्सप्लेन करता है, डिस्क्रिप्टिव, आर्ग्यूमेंटेटिव और नरेटिव। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा नरेटिव। नरेटिव जो है दिस इज़ अ काइंड ऑफ ऐसे दैट एक्सप्लेन्स हिस्टोरिकल इवेंट और बायोग्राफी। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ ऐसे डिस्कस बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक। कौन से ऐसे में किसी भी टॉपिक के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आस्पेक्ट्स प्रेजेंट किए जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव ऐसे में ऐसा होता है, आर्ग्यूमेंटेटिव में होता है, या फिर रिफ्लेक्टिव में होता है। तो यहाँ आपका आंसर होगा आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, जिसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट्स को रखा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ ऐसे डिस्कसेस एन इश्यू और अ प्रॉब्लम। किस टाइप के ऐसेज हैं जो कि किसी इश्यू या प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, डिस्क्रिप्टिव, डिस्कर्सिव या फिर रिफ्लेक्टिव। तो किसी इश्यू या प्रॉब्लम को जो ऐसे दिखाते हैं वो कहलाते हैं डिस्कर्सिव ऐसे। ठीक है, यहाँ पे आएगा डिस्कर्सिव, जो किसी प्रॉब्लम पे बात कर रहे हैं। विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्कर्सिव ऐसे। इनमें से कौन सा एक डिस्कर्सिव का एग्जाम्पल है। माई आइडियल। देखिए माई आइडियल जो है आप किसी पर्सन को डिस्क्राइब करेंगे, ये आपका डिस्क्रिप्टिव हो गया। ठीक है, लिव लाइफ ईजी, लाइफ को ईजी तरीके से कैसे जियो, ये जो है ये किसी के विचारों को डिस्क्राइब कर रहा है, किसी पर्सन के थॉट्स हैं कि लिव लाइफ ईजी, वो उसके ऊपर अपने ऐसे को लिख रहा है कि किस तरीके से लाइफ को ईजी तरीके से जिए। तो ये रिफ्लेक्टिव ऐसे हो गया। इज़ वर्ल्ड गवर्नमेंट एप्लीकेबल। क्या वर्ल्ड गवर्नमेंट की आवश्यकता है, ये जो है आपका ये हो गया डिस्कर्सिव ऐसे। नेक्स्ट है विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सपोजिटरी ऐसे। एक्सपोजिटरी ऐसे का एग्जाम्पल क्या है, क्रिकेट मैच, फ्री एजुकेशन और ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पे जो एक्सपोजिटरी ऐसे हैं वो क्या होता है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करता है। तो ये क्रिकेट मैच कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, ये डिस्क्रिप्टिव में जाएगा। फ्री एजुकेशन, ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्टिव में जाएगा।
और उसके बाद आपका आता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो है ये आपका एक्सपोजिटरी ऐसे है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग को यहाँ पे इन डेप्थ डिस्क्राइब किया जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग एक एक्सपोजिटरी ऐसे हो गया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।